ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है जनादेश 2022 के विधानसभा चुनाव की बात आकाशवाणी के साथ। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों में विधानसभा के लिए मतदान और नतीजों की तारीख का ऐलान किया गया। 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में ये चुनावी पर्व चलेगा और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए भी निर्वाचन आयोग ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मिस्टर सिंह, कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बार बार ये कहा कि ये एक डायनामिक सिचुएशन है। दूसरी ओर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 172 का भी जिक्र किया, जिसमें तय समय में चुनावों को संपन्न करवाने की निर्वाचन आयोग की संवैधानिक प्रतिबद्धता के बारे में उन्होंने कहा। तो जिस तरह से तय समय में चुनाव का निर्णय लिया गया है और कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है, कैसे विश्लेषण करते हैं आप? ये एक ऐसा लोकतंत्र का पर्व है जिसको बहुत टाला नहीं जा सकता लंबे समय तक। और ये कोई पहली बार कोरोना के पीरियड में चुनाव नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसके पहले भी 4 राज्यों के चुनाव कराए जा चुके हैं और ठीक ठाक तरीके से संपन्न हो गए थे। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई और मुल्कों में भी चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई है। और हमें लगता है कि इसमें बात को देखना होगा कि चुनाव आयोग, शासन, प्रशासन और सबसे बड़ी बात यह कि पॉलिटिकल पार्टी ये किस तरह इसको लेती हैं। दरअसल क्या है कि इसमें आपको इस बात के लिए ध्यान देना होगा कि चुनाव आयोग के हाथ में पूरी कमान होती है शासन प्रशासन की, खासतौर से उन राज्यों में जिनमें चुनाव की घोषणा कर दी गई है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उस समय उन्होंने एक सवाल पूछा गया कि अगर मान लीजिए कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना करता है तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाएगा, किस तरह दंड या जुर्माने की क्या व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि देखिए, यह दायित्व संबंधित जिलाधिकारियों की होगी और चीफ सेक्रेटरीज की होगी, यानी मुख्य सचिवों की प्रदेश, यानी पूरा का पूरा जो शासन प्रशासन है वो कंप्लीट चुनाव आयोग के हाथ में होगा, नंबर 1 शासन के तौर पर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होने वाली है या होगी वो है पॉलिटिकल पार्टीज की, कि इस लोकतंत्र के पर्व में सब लोग सुरक्षित तरीके से कैसे चुनाव में हिस्सा लें। उसके लिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से किया है। और सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने ये किया कि भाई 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, सभा या 5 से अधिक लोगों तक घर घर जाकर आप चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे। 15 जनवरी की स्थिति के बाद हम फिर समीक्षा करेंगे ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके आने वाले दिनों में। फिर हो सकता है कि इसमें कुछ छूट या रियायत दी जा सके ताकि चुनाव प्रचार की सीमा है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। पिछले 2 साल में हमने देखा है कि चुनावी प्रचार के स्वरूप में बदलाव आया है। निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश तैयार किए, कोरोना प्रोटोकॉल्स को लागू किया और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि जो कुछ कड़े कदम भी इस बार निर्वाचन आयोग ने उठाए हैं, तो इसकी खूब चर्चा हो रही है। इस मामले में थोड़ा विस्तार से आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो चुनावी स्वरूप में अब बदलाव आया है उसके लिए राजनीतिक दलों को और साथ ही मतदाताओं को किस तरह से तैयार रहना होगा आने वाले समय के लिए? आप देखिए, चुनाव आयोग ने पहली बार होगा इस पूरे लोकतांत्रिक इतिहास में मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर के एक ऐसे प्रयोग किए हैं आधुनिक और इतने आगे जाके कि लोग देखते ही रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि इस देश के लोगों का विश्वास लोकतंत्र में कितना है। चाहे वो ईवीएम की मशीन हो जहां से हम मतदान करते हैं, और पहली बार इस बात को चुनाव आयोग ने कहा कि वर्चुअल रैली, यानी हमारे देश का 98% आबादी जुड़ चुकी है मोबाइल फोन से, जो कभी भी किसी भी तरह की सूचना उनको दी जाती है और 2 वे होता है, वह भी एसएमएस के थ्रू कोई जानकारी देते हैं। चुनाव आयोग ने जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके पहले जो लोकसभा का 19 वाला, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक नंबर दिया था जिस नंबर पर 100 मिनट्स के अंदर किसी भी तरह की कार्रवाई, किसी भी तरह की कोई सूचना अगर किसी ने दी तो उस आम नागरिकों के लिए उस सूचना पर तत्काल कार्रवाई हुई। और इस बार फिर चुनाव आयोग ने इस बात के लिए ऐलान किया है कि कोई भी नागरिक कहीं से भी किसी भी तरह की अवहेलना हो रही हो कोरोना को लेके, या चुनाव के जो प्रोटोकॉल है या जो चुनाव आचार संहिता है उसका उल्लंघन कर रहा है या अवहेलना कर रहा है या गड़बड़ी कर रहा है या चुनाव को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसी किसी भी तरह की सूचना को अगर आप फोटो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, एसएमएस के थ्रू आप चाहें तो उस नंबर पर, उस साइट पर उसे तत्काल अपलोड कर सकते हैं। अगर जीत भी कोई जाए तो चुनाव के लिए विजय रैली नहीं निकालेगा,
क्योंकि सबसे पहले लोगों की सुरक्षा है। किसी तरह का रोड शो नहीं होगा, रैली नहीं होगी, पद यात्रा नहीं होगी, साइकिल या स्कूटर रैली, मोटरसाइकिल रैली की इजाजत नहीं है। सारे प्रोटोकॉल लागू होंगे। मिस्टर सिंह, अभी हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग ने जो बहुत से अहम कदम उठाए हैं, उसमें से ही एक अहम निर्णय लिया कि जो संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा है, उसको बढ़ा दिया गया है। कुछ दिनों पहले ही ये निर्णय इस निर्णय की घोषणा की गई। तो जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव हैं, आगे आने वाले चुनाव हैं, उसमें ये निर्णय कैसे अहम होगा? और जैसे आपने चुनावों के बदलते तरीके पर बात की, तो उनको पूरा करने में, प्रचार में कितनी सहायता मिलेगी इससे? हमारा चुनाव आयोग लगातार अपने चुनावों से अनुभव लेता रहा है, और क्योंकि पिछली बार देखा गया कि खर्च ज्यादा है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है चुनाव सामग्री की, चुनाव आयुक्त ने इस बात को इंगित करते हुए कहा कि जिस तरह से खर्च बढ़ रहे हैं, हर चीज की लागत बढ़ रही है, चुनाव सामग्री की लागत बढ़ रही है, चुनाव के तौर तरीके में बदलाव आने के चलते उसकी भी लागत बढ़ गई है। तो प्रत्याशियों को अपने मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनके पास उचित साधन होनी चाहिए, और साधन के लिए धन की जरूरत होती है। और जो सीमा पहले दी गई थी, उस सीमा को अगर नहीं बढ़ाया जाता है, ये मांग पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से भी बैठकों में आया। चुनाव आयोग कोई अपनी ओर से उठ के किसी तरह की सीमा को नहीं बढ़ा दिया। सारी पॉलिटिकल पार्टीज में जो डिस्कशन होता है, कन्वर्सेशन होता है, चुनाव से पहले जो राज्यों का दौरा करता है चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों का पूरा दल जाता है, और लगातार उनसे फीडबैक मिलती रहती है। उस फीडबैक के आधार पर लागत बढ़ रही है चुनाव प्रचार की। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस बात को देखते हुए खर्च की सीमा को लोकसभा यानी संसदीय चुनावों में, विधानसभा चुनाव के लिए खर्च की सीमा प्रत्याशियों की बढ़ा दी है। बीते 2-3 हफ्ते से मिस्टर सिंह हम देख रहे थे कि जिस तरह से चुनावी समितियां हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो लगातार बैठक कर रहे थे। स्वास्थ्य सचिव के साथ उन्होंने बैठकें की और गृह सचिव के साथ बैठकें की, और नतीजे में हमने देखा कि जो कई अहम निर्णय लिए गए, जैसे कि मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई कोरोना की स्थिति को देखते हुए, टीकाकरण पर जोर दिया गया, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो चुनावी अधिकारी हैं उनको प्रिकॉशनरी डोज के लिए एलिजिबल किया गया, समय बढ़ाया गया मतदान का, और साथ ही इस बार ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया का भी एक विकल्प दिया गया। ये छोटे लेकिन बड़े महत्वपूर्ण कदम कितने अहम हैं? देखिए, एक बात मुझे जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वर्चुअल रैली, दूसरा ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा, और आने वाले दिनों में संभव है कि हो सकता है कि जिस तरह से हमारे देश की डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी हेलो करते हैं, और उसके व्हाट्सएप, फेसबुक और जितने सोशल मीडिया है उस पर जाते हैं, अपने को अपलोड करते हैं, अपनी जानकारी, अपनी सूचना, दूसरे की जानकारी देखते हैं, खोलते हैं। आने वाले दिनों में अगर स्थितियां जिस तरह से कोरोना ने बदल दी है, इस कोरोना काल ने, कहते हैं ना कि अगर जो आपदा का काल है इसको हम अवसर में कैसे बदल लें, तो ये एक अवसर भी है अपने को कैसे बदलने का। इस बदलती हुई स्थितियों में अगर हम अपने को नहीं बदलते हैं तो कहीं न कहीं गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि ऑनलाइन मतदान की सुविधा भी आने वाले दिनों में हो सकती है, और यह आम नागरिक में भी ये बात उठ रही है, भाई हमें मतदान केंद्र तक क्यों पहुंचाते हो? अगर ओटीपी के थ्रू हम अपने बैंक का अकाउंट खोल सकते हैं, अपने अकाउंट से किसी की जगह भेज सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कुछ भी हम अपना ऑपरेट कर सकते हैं सुरक्षित तरीके से। हमें लगता है चुनाव आयोग इस दिशा में भी आगे बढ़ेगा। किसी न किसी 1-2 विधानसभा क्षेत्रों में पायलट की स्कीम के तौर पर, बार तो भले न करें, लेकिन अगली बार किसी विधानसभा चुनाव में इस व्यवस्था को भी लागू किया जाए पायलट के तौर पर, कि कुछ विधानसभाओं को ले लिया जाए जहां पर सीधे थ्रू ऑनलाइन लोग मतदान कर सके। मिस्टर सिंह, अगर हम अब विभिन्न राज्यों में जो चरणों में घोषणा की गई है चुनावों की, उनकी चर्चा आपसे करना चाहें, जैसे कि उत्तर प्रदेश में इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, मणिपुर में 2 चरणों, और पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 1-1 चरण में चुनाव हो रहे हैं। लगभग 2017 की ही तरह चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। तो समझा जा रहा था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए हो सकता है कि चरणों को बढ़ाया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल्स पर ज्यादा ध्यान दिया है और समयबद्ध तरीके से चुनाव हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया है। तो इस बात में जो संतुलन बरता गया है चुनाव आयोग द्वारा, उसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत ही अनुशासित और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया। बल्कि आप जो कह रहे हैं कि पिछली बार की ही तरह नहीं, मैं कहता हूं कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में 8 चरणों में चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में पहली बार, अब इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहा, नंबर 1। दूसरी चीज की 10 फरवरी से 10 मार्च का बीच, यानी 1 महीने के भीतर चुनाव की जो हलचल होती है ना, बहुत लंबी खींचने की नौबत नहीं आई है। तीसरी बात, कोरोना को लेकर के जो स्वास्थ्य सचिवों से और स्टेट्स के मुख्य सचिवों और चुनाव जो वहाँ के स्वास्थ्य के सचिव थे, उन सबसे डिस्कशन के दौरान जो बातें आई कि अच्छा WHO और बाकायदा स्वास्थ्य को लेकर के जो महामारी पर खास तौर पर अध्ययन करते हैं, ऐसे वैज्ञानिकों की भी से मशविरा लिया गया कि किस पीरियड में मतलब हो सकता है कोरोना का जो ये ओमिक्रॉन का जो ये तीसरी लहर है। तो एक सामान्य तौर पर ये मान के चला जा रहा है कि जो अंतिम सप्ताह होगा इस महीने यानी जनवरी का और फर्स्ट वीक फरवरी का, इस दौरान इसका बहुत ज्यादा रहेगा, लहर बहुत ऊंची रहेगी, तेज रहेगी, ज्यादा लोग इसकी संक्रामक इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसके बाद ये तेजी से नीचे की ओर आएगा, जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उससे कई गुना तेजी से नीचे भी आएगा, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में यही ट्रेंड रहा है। उस ट्रेंड को देखते हुए भारत सरकार ने या चुनाव आयोग ने इस बात का ध्यान रखा है कि चुनाव 10 फरवरी से कराया जाए, क्योंकि फर्स्ट वीक में ये तेजी के साथ नीचे आने लगेगा। तो जो पहला चरण है वो 10 फरवरी से शुरू होता है और ये जाता है 7 मार्च तक। 10 मार्च को मतगणना होती है और इसी पीरियड में कई एक और गतिविधियां होने वाली होती हैं, क्योंकि राज्यों के जो बोर्ड के बच्चों की परीक्षाएं होती हैं इसी दौरान होने को होती हैं, जेईई की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा होती है, ढेर सारी परीक्षाओं का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। इन सबको देखते हुए इस 1 महीने के अंदर चुनाव को करा ले जाना और 5 राज्यों में जिस तरह से व्यवस्था की गई है, इसीलिए कोरोना बचाव के तौर पर हमें लगता है कि कल जो चुनाव आयोग ने घोषणा की चुनाव की, उस दौरान इस बात का ध्यान रखा कि लोगों की एक दूसरे से दूरी कैसी बनी रहे, भीड़ भाड़ ज्यादा न हो, इसीलिए समय बढ़ाया। दूसरा, एक मतदान केंद्र पर जो संख्या थी उसे भी घटा दिया गया। पिछली बार शायद 1200 था, इस बार इसको घटा करके 800 के आसपास कर दिया गया है, ताकि लोग कम से कम भीड़ नहीं जुटनी, मतलब भीड़ ज्यादा से ज्यादा नहीं आनी चाहिए मतदान केंद्रों पर। इसी तरह से अपने BLOs को, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, उन सबको इंस्ट्रक्शन भी भेज दी गई है कि हर व्यक्ति को जितने लोगों को पर्ची दी जाए मतदान करने के लिए, उसके साथ उनके मोबाइल पर एक समय सीमा भी सेंड किया जाए, ताकि आपका स्लॉट सुबह 8 बजे से 7 बजे तक, 7 बजे से 3 बजे टाइमिंग होगी, ताकि 1 घंटे का स्लॉट मिले, आप उसे 1 घंटे में आके दे दीजिए। 2 घंटे का स्लॉट दे दिया गया, अगर कोई नहीं आ सका तो वो फिर लेट में आएगा, शाम को आएगा, उसको फिर स्लॉट देर में मिलेगा। तो इवेंट की सबका इस बात के लिए ध्यान रखा जाएगा कि हर व्यक्ति अपना मतदान करे, लेकिन भीड़ भाड़ के तौर पर नहीं आए। हालांकि हमारे देश में मतदान को उत्सव की तरह लोग लेते थे और मतदान करने जाती थी, खासतौर पर महिलाएं तो गीत गाते हुए झुंड में जाया करती थी। लेकिन कोरोना ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अब ऐसी स्थिति में लोग मतदान करने नहीं जाएंगे, बल्कि इसकी जगह जो सामाजिक दूरी है, एक दूसरे से दूरी बनाकर जाना पड़ेगा और वहां पर बूथों पर भी पूरी व्यवस्था रहेगी, ताकि उस सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए कि एक दूसरे से किसी को फैल न सके। और सबसे पहले तो स्कैनिंग की जाएगी, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। स्कैनिंग के बाद अगर उसका मान लीजिए धूप से चल के आया है और उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसको 10 मिनट 15 मिनट छाया में बिठाने के बाद फिर उसको दोबारा लिया जाएगा। और किसी भी तरह का अगर संदेह हुआ तो उससे सबसे देर में बुलाया जाएगा और उस बूथ पर एक अलग से मशीन रखी जाएगी, जिसमें स्पेशल तरीके से ऐसे लोगों के लिए वोट देने की व्यवस्था भी की गई है। मिस्टर सिंह, जैसे जैसे इन विधानसभा चुनावों का ये लोकतांत्रिक पर्व निकट आ रहा है तो चर्चाएं और होंगी और आपके साथ फिर हम कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आज आप चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी। अभी आप सुन रहे थे जनादेश 2022 के विधानसभा चुनाव की बात आकाशवाणी के साथ। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।